इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ इस चैप्टर का नाम में दो टॉपिक है, दो टर्म है, एक इलास्टिसिटी है और एक है डिमांड। वी ऑल नो दैट व्हाट इज डिमांड। डिमांड हम लोग ने थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर में हम लोग डिमांड का मतलब समझा था। इट इज द बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी a consumer is willing to buy, correct, at a given price. Willing to buy at given price and at a particular period of a time, ये भी था। तो बेसिकली डिमांड था कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, क्योंकि इसी से हम फिर आप लोगों की इलास्टिसिटी का मतलब भी समझाएंगे। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस। अब इलास्टिसिटी का मतलब क्या? डिमांड तो हम आपको जैसे वो रिवाइज करवा दिया क्या था। इलास्टिसिटी, जब ये हमारा मन में ये क्वेश्चन, जब भी हम लोग ये कानों पे ये वर्ड आता है इलास्टिसिटी, तो इससे हमको समझ में आता है, बचपन में बहुत रबर बैंड चला के हम लोग मारे हैं। रबर बैंड जैसा चीज नजर में आ जाता है, याद आ जाता है रबर बैंड जो स्ट्रेच होता था, है ना, उसको हम बोलते थे इलास्टिक। और हम लोग इलास्टिक का मतलब वही समझेंगे कि कोई भी चीज जो स्ट्रेचेबल है, जो अपना शेप चेंज कर ले, एक्सपैंड हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, है ना, फोर्स डालने से एक्सपैंड हो जाए, छोड़ने से वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, यही है बेसिकली इलास्टिसिटी। मतलब जो चेंज हो, जो स्टैटिक नहीं है, जो एक जगह कांस्टेंट नहीं है, राइट, दैट इज इलास्टिक, बीइंग इलास्टिक। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी बेसिकली कुछ नहीं है। इलास्टिसिटी वो गुण है कि एक कमोडिटी कितना, एक रबर बैंड कितना एक्सपैंड हो पाएगा, राइट, एक रबर बैंड कितना एक्सपैंड हो पाएगा। एक व्यक्ति सेम फोर्स दो रबर बैंड्स में लगा रहे हैं, एक रबर बैंड यहां तक स्ट्रेच हुआ, एक रबर बैंड यहां तक स्ट्रेच हो गया, करेक्ट। सो हम लोग क्या बोलेंगे? सेम फोर्स लगाने के बावजूद, सेम फोर्स अप्लाइड हुआ है, लेकिन दो रबर बैंड अलग अलग तरीका से रिस्पॉन्ड किया तो है, चेंज तो हुआ है, लेकिन जिस डिग्री से चेंज हुआ है, डिग्री वर्ड यूज कर रहा है, जिस डिग्री से चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, जो वो रिस्पॉन्ड दिया है, दोनों अलग अलग रिस्पॉन्ड दिया है, तो दोनों का इलास्टिसिटी, दोनों का क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिंग टू दैट, गिविंग रिस्पॉन्स टू दैट फोर्स इज डिफरेंट। सो व्हाई इन इकोनॉमिक्स यू हैव अ चैप्टर नेम्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल करके एक चैप्टर एग्जिस्ट क्यों करता है? वो इसलिए करता है, जिस तरह से इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि वो चीज जो एक्सपैंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, फोर्स लगाने पे जो चेंज नहीं होगा, सॉरी, जो कांस्टेंट नहीं रहेगा, जो चेंज होगा। उसी तरह से बच्चा याद रखना, एक कमोडिटी का जो डिमांड है, एक कमोडिटी का डिमांड क्या है? कंज्यूमर का विलिंगनेस टू बाय एट अ गिवन प्राइस। अब तुम बताओ, क्या एक कंज्यूमर का विलिंगनेस सेम रहेगा? नहीं, कंज्यूमर का भी विलिंगनेस एक्सपैंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। हेंस वी कैन से द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी विल आल्सो एक्सपैंड एंड इट विल कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट इज व्हाई द नेम दैट दिस चैप्टर केम एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिकॉज डिमांड फॉर ए कमोडिटी, the demand for a commodity is not static. The demand for a commodity changes. That is why we can say the demand for a commodity, demand भी इलास्टिक है, डिमांड भी चेंज करता है, डिमांड भी फैलता है और सिकुड़ता है, एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है।
आगे बढ़ते हैं, चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का मेन मुद्दा क्या है समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, मीनिंग देख लीजिए क्या है। मीनिंग बहुत ही सिंपल है। द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स द रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या, रबर बैंड को अगर हम लोग रख दे, ये है मेरे हाथों में रबर बैंड, क्या इस रबर बैंड को हम ऐसे रख दे, ये अपने आप एक्सपैंड करेगा क्या? नहीं करेगा। ये रबर बैंड देखो एक्सपैंड कर रहा है। क्यों एक्सपैंड किया रबर बैंड? क्योंकि मैंने इसके ऊपर में क्या लगाया? फोर्स लगाया। बिना फोर्स लगाए ये रबर बैंड एक्सपैंड नहीं करेगा। तो जब मैं इस रबर बैंड पे फोर्स लगाया तो ये रबर बैंड मेरे फोर्स को क्या किया? रिस्पॉन्ड कर रहा है। देखो क्या कर रहा है? रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस कलम के ऊपर में फोर्स लगाऊंगा, जितना फोर्स इसमें लगाया था, क्या ये मेरे को रिस्पॉन्ड किया? क्या ये रिस्पॉन्ड किया? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी इसका नहीं है। लेकिन इस पेन, इस रबर क्या क्या बोलेंगे? हाँ भाई इलास्टिसिटी है इसका, क्योंकि ये मेरा फोर्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं इलास्टिसिटी का मतलब हुआ इंडिकेट्स द रिस्पॉन्सिवनेस। किस चीज का रिस्पॉन्सिबनेस? डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी, उसका रिस्पॉन्सिबनेस। और डिमांड जिस तरह से रबर बैंड मेरा बिना फोर्स का चेंज नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड नहीं होगा, उसी तरह एक कमोडिटी का जो डिमांड होता है वो भी बिना फोर्स का मूव नहीं होगा। और वो फोर्स है प्राइस। वो फोर्स कौन है? प्राइस। क्योंकि प्राइस जब चेंज होता है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस जब चेंज होता है तो उसको रिस्पॉन्ड करता है एक कमोडिटी का डिमांड। And that is why we say the term elasticity indicates responsiveness of one variable to the change in another variables. Right? समझ में आया? So degree of responsiveness, कितना से, by how much, that is the degree, by how much the demand will change, that is the elasticity of that particular commodity का demand. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग दो तरीका से देख रहे हैं, एक प्राइस, एक इनकम। सिंपल से चीज है, जहां फोर्स प्राइस है, मतलब प्राइस में चेंज होने के चलते का डिमांड चेंज हो रहा है, तो उसे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी बोल रहे हैं। और अगर जहां फोर्स इनकम है, मतलब जहां इनकम में चेंज होने के चलते कमोडिटी का डिमांड चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम लोग आते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? वेरी सिंपल। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन इट्स, सिंपल। एक कमोडिटी का डिमांड चेंज होगा इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन इट्स प्राइस। सो लेट्स अंडरस्टैंड, इन अदर वर्ड्स, it measures the degree of change of the demand in response to change in price. So इसको ऐसे समझते हैं, सिंपल में समझते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। मान लीजिए प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक, अब हमको पता है कि प्राइस जब ऊपर जाएगा तो डिमांड नीचे आएगा। अब प्राइस इलास्टिसिटी बोलता है कि जब प्राइस 5% से ऊपर गया तो डिमांड कितना परसेंट से नीचे आ रहा है। मतलब इतना तो पता है कि बच्चा प्राइस चेंज होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। बट देखो क्या बोल रहा है, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ चेंज ऑफ डिमांड इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस। सो द चेंज इन प्राइस इज 5% एंड नाउ द चेंज इन प्राइस इज 5% एंड नाउ द रिस्पॉन्स इज 10%। 10% से डिमांड घट गया।
सो 5% से प्राइस बढ़ा तो 10% से डिमांड क्या हो गया, घट गया ना। सो व्हाट इज दिस, सो व्हाट इज द डिग्री, डिग्री कितना से, तो हम बोलेंगे 10% से। 5% से प्राइस घटा तो 10% से डिमांड बढ़ा, या 5% से प्राइस बढ़ा तो 10% से डिमांड घटा। सो ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइस को रिस्पॉन्ड कर रहा है कौन, डिमांड। प्राइस में जो चेंज हो रहा है, प्राइस में जो बदलाव आ रहा है, उस चेंज को रिस्पॉन्ड करेगा क्वांटिटी डिमांडेड, उस चेंज को रिस्पॉन्ड करेगा क्वांटिटी डिमांडेड, करेक्ट। सो बाय हाउ मच इट विल चेंज, दैट इज बेसिकली वी मेजर in price elasticity of demand. Moving ahead, ये कुछ आपके सामने में मैंने कुछ ये रखा है, देखो कुछ कमोडिटीज रखा है मैंने, अलग अलग है। नया बुक किसी के पास, न्यू बुक। आप देखो सॉफ्ट ड्रिंक है, सीरियल्स है, क्लॉथिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कार्स है ना। ठीक, देखिए सिंपल सा चीज, ये जो मैंने आपको अलग अलग चीज बताया है, प्रोडक्ट दिया है, ये क्यों दिया है, ये इस चीज को बताने के लिए दिया है कि सब प्रोडक्ट का जो यहां पे इलास्टिसिटी है, वो इलास्टिसिटी सबका अलग अलग होगा, वो सेम नहीं होगा। समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं हमारे, ये सॉफ्ट ड्रिंक, हम सबका भी प्राइस का बात कर रहे हैं, ठीक है। सबका प्राइस 5% से कम हो गया, या 5% से बढ़ गया, चलो 5% से बढ़ गया, ठीक। सबका प्राइस 5% से बढ़ जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक, सीरियल्स, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार, सबका प्राइस में चेंजेस आया है 5%। मतलब सब में फोर्स हम सेम अप्लाई कर रहे हैं, प्राइस इज द फोर्स हियर, सब में फोर्स हम सेम अप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या आदित्य, मान्या, ख्याति, सब में प्राइस तो फोर्स सेम है ना 5% से। लेकिन एक बात बता, अगर 5% से एक बच्चा का प्रोडक्ट, बच्चा कॉर्नफ्लेक्स खाता है, उसकी मां उसको सेरेलेक्स खिला रही है, हाँ, 5% से जब सेरेलेक्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या वो मां अपना बच्चा को सेरेलेक्स कम खिलाएगी, नहीं खिलाएगी। यानी कि इसका डिमांड बहुत मैंने लगभग इनइलास्टिक चेंज नहीं होगा, प्राइस बढ़ने से नहीं करेगा वो मां चेंज। ज्यादातर जो भी मां खिला रही है, 5% प्राइस बढ़ने से वो अपना बच्चा के लिए सेरेलेक्स नहीं बोलेगी, ऐसे 2 चम्मच खाते तब 1 चम्मच खिलाएंगे, नहीं हो पाएगा वो चीज, करेक्ट। नेसेसिटी है। आज अगर 5% से आईफोन का दाम बढ़ गया तो शायद इसका डिमांड थोड़ा सा कम हो जाएगा, लोग बोलेंगे भाई अभी महंगा पड़ गया, लोग इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर देंगे। अगर 5% से कोल्ड ड्रिंक का डिमांड प्राइस बढ़ गया तो लोग, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, कोको कोला का प्राइस बढ़ गया, तो लोग बोलेगा भैया कोको कोला का सब्स्टिट्यूट क्या ढूंढो थोड़ा सा। तो हर कमोडिटी का जो इलास्टिसिटी है, हम ये क्या बताने मांग रहे थे कि उसके बाद जो टॉपिक में हम आ रहे हैं, वो टॉपिक को समझाने के लिए एग्जांपल देना जरूरी था, ये एक सिचुएशन बताना जरूरी था कि हर कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी है वो अलग अलग है। हर कमोडिटी का डिमांड जो रिस्पॉन्ड करेगा वो एक जैसा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। यानी कि कुछ तो फैक्टर्स होंगे जिसके आधार पे कमोडिटी के डिमांड चेंज होगा।
क्या बात है कि ये कि बच्चा ये इसका सीरियल्स का डिमांड के में चेंजेस नहीं आया, सॉफ्ट ड्रिंक में आ गया, कपड़ा में नहीं आया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में आ गया चेंज. सो देयर आर फैक्टर्स विच विल डिटरमाइन कि कितना से एक कमोडिटी का डिमांड बढ़ेगा, घटेगा, कि बढ़ेगा भी नहीं या घटेगा भी नहीं. तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक वही है ना. ये आपका सर सिलेबस में नहीं है ना, डिग्री ऑफ और काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 24 के लिए शायद नहीं है, सिलेबस हटा दिया गया इसको भी हम लोग अभी मूव करेगा यूनिट इलास्टिक. हम लोग आ रहे इस टॉपिक पे जो आपका स्कोप के हिसाब से है वो है मीनिंग और ये factors affecting the price. That's what it's saying. Factors affecting. What are the factors that will affect the price elasticity of demand? Number 1, पहला फैक्टर नेचर ऑफ द कमोडिटी. कमोडिटी का नेचर क्या है? अब जब हम कमोडिटी का नेचर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि क्या वो कमोडिटी लग्जरी गुड है, क्या वो कमोडिटी जरूरत का चीज है, राइट? क्या वो कमोडिटी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम अपना शोशाबाजी कर सके? सो बहुत सारा फैक्टर्स आ जाता है. पहला नेचर ऑफ कमोडिटी. अगर हम नेचर ऑफ कमोडिटी में अगर हम बात करें, स्कूल का किताबें, टेक्स्ट बुक्स, कॉपी, स्टेशनरी, ये आपका आज का डेट में एजुकेशनल किट्स, जो एजुकेशनल आइटम्स, ये नेसेसिटी आइटम्स है. अगर किताबों की दाम बढ़ेगी तो आपके पेरेंट्स किताब खरीदना बंद नहीं करेंगे. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो टेक्स्ट बुक्स जो है उनका जो डिमांड होता है, राइट, वो उनका प्राइस बढ़ने और घटने से, अगर प्राइस कम हो गया टेक्स्ट बुक का तो मैं दो बुक, पापा तो दो बुक नहीं खरीदेंगे, 2 बुक तो नहीं खरीदेंगे, बुक खरीदेंगे. सो बेसिकली टेक्स्ट बुक्स जो नेसेसिटी आइटम्स है, ये लोग का जो रिस्पॉन्स होगा, इसका रिस्पॉन्स बहुत ही कम होगा फॉर द चेंज इन प्राइस. लग्जरी गुड्स, लोग वो गुड्स जो खरीद रहे हैं जस्ट टू शो ऑफ इन द सोसाइटी, ऐसे गुड्स, अपने प्रेस्टिजियस गुड्स भी जिसको हम बोलते हैं, ऐसे गुड्स का जब दाम बढ़ेगा, प्राइस जब चेंज होगा या बढ़ेगा घटेगा, तो आप देखोगे, स्पेशली जब प्राइस बढ़ेगा तो आप देखोगे लोग इसको और खरीदेंगे, राइट? सो अब फॉर एग्जांपल लग्जरी गुड्स में घर में टीवी, एक बड़ा साइज 4K 56 इंच का टीवी लग्जरी है. टीवी तो हम लोग 22 इंच में नहीं देख सकते, लेकिन घर में 56 इंच का टीवी चाहिए हमको, 4K स्मार्ट टीवी. प्राइस बढ़ गया 5% से, क्या होगा? बोला रुक जाए भैया, महंगा हो गया, थोड़ा रुक जाते हैं, धनतेरस में कर देंगे, ऑफर आएगा तो. क्या हो गया? जो लग्जरी आइटम है, इन सब का डिमांड जो होता है वो फट से क्या होगा, उसमें तुम देखोगे इलास्टिसिटी वो चेंज होगा. लेकिन जो जरूरत के सामान है, अब किसी को दवा खाना है, शुगर पेशेंट है, हम लास्ट टाइम भी एक तो इसमें एग्जांपल दिए थे, शुगर पेशेंट है, दवा खाना है, दाम बढ़ गया दवा का, तो क्या पेशेंट दवा खाना कम कर देगा? नहीं, जरूरत का चीज है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो. प्राइस जितना ही बढ़ जाए हम खाएंगे दवा, प्राइस जितना भी कम हो जाए हम दवा उतना ही खाएंगे. तो ये डिपेंड करता है कि एक कमोडिटी का जो इलास्टिसिटी है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कमोडिटी जो है उसका नेचर क्या है. क्या वो लग्जरी आइटम है, क्या वो जरूरत का आइटम है, नेसेसिटी आइटम है. नेक्स्ट, टाटा सॉल्ट, नमक. नमक कम हो जाएगा तो भर भर के खाना में नमक डालेंगे, नमक महंगा हो जाएगा तो क्या फीका खाएंगे? नहीं ना. तो इन सब का जो डिमांड है, इसका प्राइस इसको, उसका डिमांड को उतना इफेक्ट नहीं करेगा. दवा के बारे में बात कर रहे थे, सेम चीज जो हमने पहले ही बात किया आप लोग से. नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स. क्या उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है? देखिए, अगर कोको कोला का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है बच्चा, तो कोको कोला का प्राइस बढ़ जाएगा, लोग, प्राइस बढ़ेगा भी तब भी लोग उसको
खरीद का पिएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। मतलब इस सिचुएशन में उसका जो डिमांड है वो इनइलास्टिक, डिमांड चेंज ज्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोको कोला का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, पेप्सी है, तो कोको कोला का दाम जैसे बढ़ेगा लोग फट से क्या करेंगे, पेप्सी पे स्विच करेंगे। यानी कि कोको कोला का जो डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, और पेप्सी का डिमांड क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। सो ये भी डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट। अगर किसी प्रोडक्ट की सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तब तो भैया उसका डिमांड तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा, तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा प्राइस चेंज होने पे। बट अगर उसका सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, मार्केट में कोई दूसरा है नहीं, तो उसका प्राइस बढ़ने घटने से डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोन्मेंट। उसके पहले है नंबर ऑफ यूजेस। नंबर ऑफ यूजेस, अगर एक प्रोडक्ट का नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा, जैसे स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, कोयला, इलेक्ट्रिसिटी से एसी भी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से फैन भी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से खाना भी पकता है, इलेक्ट्रिसिटी से खाना गर्म होता है, इलेक्ट्रिसिटी से पानी गर्म होता है, इलेक्ट्रिसिटी से कपड़ा भी प्रेस किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का मल्टीपर्पज यूजेस है। अगर कल को जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी महंगा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ गया, तो फट से मम्मी बोली कि बेटा आज से हम लोग एक कमरा में एक एसी चलाएंगे, सब एक साथ सोएंगे। बेटा रूम से निकलते हो तो फाइन, एक काम करो, अभी आयरन घर में नहीं होगा, बहुत महंगा हो गया, ये आयरन बहुत बिजली खाता है, इसको धोबी के पास भेजो कपड़ा। अब से एक काम करो, खाना गर्म मत करो बेटा, इसमें माइक्रोवेव में खाना मत गर्म कर, माइक्रोवेव बहुत बिजली कंज्यूम करता है, तुम एक काम कर गैस में खाना गर्म कर लो। तो क्या होता है, जब किसी चीज का मल्टीपर्पज यूजेस होता है ना, मल्टीपर्पज नहीं, बहुत सारा यूजेस होता है, बहुत सारे यूजेस होता है, आप अलग अलग पर्पस के लिए आप उस प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो जब उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा ना, तो फट से आप देखोगे आप उसका बाकी सारे कुछ कुछ यूजेस को क्या करोगे, कम कर दोगे। यानी कि उसका डिमांड तुरंत रिस्पॉन्ड कर देगा। उसका डिमांड क्या करेगा, रिस्पॉन्ड, इलास्टिक रिस्पॉन्ड करेगा वो। समझ में आ रहा है? पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट, क्या आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं? मतलब अगर एक ऐसा कमोडिटी जिसका कंजम्पशन को आप टाल सकते हैं, आज नहीं तो कल, आज नहीं करेंगे 2 दिन बाद ले लेंगे, अभी फोन नहीं लेंगे 4 दिन बाद ले सकते हैं। अगर ऐसा प्रोडक्ट जिसका परचेज को आप पोस्टपोन कर सकते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट का जो डिमांड होता है वो इलास्टिक होगा। मतलब जैसे उसका प्राइस बढ़ेगा, आप उसका परचेजिंग को अभी होल्ड में रख देंगे। बोलो रुक जा भैया, थोड़ा सा और कुछ दिन रुक जाते हैं, हाथ में पैसा आ जाए या थोड़ा सा दाम कम हो जाए तो खरीदेंगे। लेकिन अगर वो तुम्हारा एकदम जरूरत है, अभी का अभी तुमको चाहिए, तुम उसको टाल नहीं सकते, तुम उसको और आगे लेके नहीं जा सकते, तुम उसका खरीदारी को, उसका परचेज को तुम पोस्टपोन नहीं कर सकते आगे तक, तो ऐसा प्रोडक्ट का कमोडिटी का जो डिमांड है वो तुरंत वो प्राइस का चेंज में रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। बट अगर पॉसिबिलिटी है कि पोस्टपोन कर सकते हैं, ठहर जाओ, आज नहीं तो कल कर देंगे। अब हमको पता है कि कल परसों पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला है या परसों कम होने वाला है, तो परसों कम होने वाला बोलेंगे आज रुक जाते हैं, पेट्रोल ले गाड़ी मर तो नहीं जाएंगे, हम परसों बढ़ा लेंगे। तो आज तो डिमांड कम हो गया, 2 दिन बाद डिमांड बढ़ेगा, तो चेंज होगा डिमांड। एंड प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, ये बहुत मजा चीज है। आपका एक घर का खर्चा होता है, इसी से हम लोग खत्म करेंगे। दिस इज अ लास्ट टॉपिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका फैमिली में हर मंथ एक एक्सपेंस है। हम एक छोटा सा एक वन ऑफ द एक्सपेंस लेते हैं आपका फैमिली का, ग्रोसरी। ग्रोसरी एज एन एक्सपेंस लेता है आपका। जब महीना में ग्रोसरी खरीदा जाता है तो उस ग्रोसरी में बहुत सारे चीज होते हैं, ठीक है, दाल, चावल, तेल, शैम्पू, बिस्किट्स वगैरह। अब एक समझो, आपका हर महीना ग्रोसरी में 10,000 रुपया फैमिली का खर्चा होता है, 10,000 रुपया खर्चा होता है।
हर महीना ग्रोसरी में 10,000 रुपया खर्चा होता है। और जब हर महीना आपकी मम्मी आपके पापा जब महीना का ग्रोसरी खरीदने जाते हैं तो उसमें आपके लिए एक फॉर एग्जांपल एक मफिन्स लेकर के आते हैं। आपको मफिन्स बहुत पसंद है, छोटा छोटा मफिन्स होता है ना, केक जैसा, पसंद है आपको। और इस 10,000 रुपया में मफिन्स के पीछे आप खर्चा करते हैं 50 रुपया, करेक्ट। सो टोटल आपका घर का खर्चा 10,000 रुपया है ग्रोसरी, और उसमें आपके लिए कितना का मफिन आ रहा है? 50। अब मान लो मफिन का दाम 50 से 10 रुपया बढ़ जाता है, 20% बढ़ गया, मफिन अब 60 रुपया हो गया। यानी कि तुम्हारा टोटल घर का एक्सपेंडिचर 10,000 में 10 रुपया और क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मतलब 10,000 10 रुपया हो गया। अब तुम बताओ, क्या तुम्हारा मम्मी मफिन कम खरीदेगी कि जितना खरीदती थी उतना लेकर के आएगी? 10 रुपया से मफिन बढ़ गया। आपका मम्मी का, आपका परिवार का टोटल खर्चा 10,000 10 रुपया हो गया। जहां पहले 10,000 रुपया खर्चा होता था, आप 10,000 10 रुपया होगा, 10 रुपया से बढ़ गया। तो क्या मम्मी ये मफिन खरीदना बंद कर देगी? नहीं। क्यों? क्योंकि 10 रुपया बढ़ा है 10,000 में। जहां हम 10,000 दे पाएंगे 10 रुपया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपका जो मफिन का जो प्रपोर्शन था वो 10,000 में बहुत ही छोटा प्रपोर्शन था। तो जब उसका प्राइस बढ़ा ना, तो आपका फैमिली बजट में, मंथली बजट में कोई उसको इफेक्ट नहीं हुआ। इफेक्ट हुआ लेकिन वो मेरे को उतना पिंच नहीं किया। अब उसमें मान लो इस 10,000 में तो 4,000 रुपया का रिफाइन ऑयल है, 4,000 का रिफाइन ऑयल है, 10 पैकेट रिफाइन ऑयल आ रहा है। और ये बढ़ गया, 4,000 से बढ़ गया, 20% से बढ़ गया, 800 रुपया बढ़ गया। अब ये 10,800 हो गया। अब जब 800 रुपया बढ़ा, अब देखो 4,000 रुपया आपका फैमिली का, आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना परसेंट है? 40% है। एक बहुत बड़ा पोर्शन है। अगर रिफाइन ऑयल का पीछे आप 4,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं, मतलब 40% का टोटल एक्सपेंडिचर। और अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो फिर आपका मंथली एक्सपेंडिचर को वो थोड़ा सा हिलाएगा और आपका पेरेंट को पिंच होगा। तो हो सकता है कि जहां 10 पैकेट रिफाइंड ऑयल आने को मम्मी बोली क्या इस महीना 1 पैकेट कम आएगा, हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका उसमें परसेंटेज ज्यादा है, और उसका अगर एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ता है तो क्या हो जाएगा? आपका बजट थोड़ा सा इफेक्ट करेगा। तो ऐसा प्रोडक्ट का डिमांड इलास्टिक होगा, बट मफिन का डिमांड उतना इलास्टिक नहीं होगा, इनइलास्टिक होगा हार्डली, क्योंकि छोटा सा हिस्सा तो था यार। इसके लिए 10 रुपए के चलते थोड़ी ना कोहराम मचेगा। बात समझ में आया? सो दीज आर दी फैक्टर्स, है ना, जिसके ऊपर डिपेंड करता है। और है हैबिट्स, हैबिट्स भी है। जो स्मोकर्स है, जो ड्रंकर्स है, जिनका किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कमोडिटी के प्रति लत लगा हुआ, हैबिट लगा हुआ है, जितना भी प्राइस बढ़ जाए लोग इसको कंजम्पशन कम नहीं करेंगे, इसका डिमांड इनइलास्टिक होगा, इसका डिमांड इनइलास्टिक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? सो देयरफॉर दीज आर, ये जो हम लोग 6 इंपॉर्टेंट है, 6 कर सकते हैं हम लोग, 6 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो 6 फैक्टर्स को पढ़ना है, उससे ज्यादा आएगा भी नहीं। तो ये था आपका फैक्टर्स जो एक डिमांड, जो एक प्रोडक्ट का जो डिमांड है उसका इलास्टिसिटी को इफेक्ट करता है। क्यों? कितना इलास्टिक होगा, कितना चेंज करेगा, कितना इफेक्ट होगा। क्लियर है? अंडरस्टूड?